तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्टली नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जिनके बारे में आपको एग्जैक्ट आइडिया अगर नहीं है तो आप इन्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा एबायोटिक। वैसे बायोटिक और अबायोटिक के बारे में आपने सुना होगा। जो बायोटिक होता है वो होता है लिविंग, बायोटिक होता है लिविंग। अबायोटिक होता है नॉन लिविंग। बायोटिक होता है लिविंग, अबायोटिक होता है नॉन लिविंग। इकोसिस्टम में जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे क्लाइमेट और टेम्परेचर, वो आते हैं एबायोटिक में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अबंडेंस क्या होता है? अबंडेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जनरली हम यूज भी करते हैं अबंडेंस वर्ड कि किसी चीज की अबंडेंस हो रही है। तो इन्वायरमेंट में जब हम इस वर्ड को हम यूज में लेते हैं तो इसका मतलब है कि कोई स्पीसीज है जो बहुत ज्यादा अबेंडेंट मात्रा में अवेलेबल है। कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें मान लीजिए 3-4 स्पीसीज हैं, लेकिन एक स्पीसीज की अबेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो इस अबेंडेंस वर्ड का इस्तेमाल वहां किया जाता है। थर्ड टर्म है आपका एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन के बारे में आप जनरली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, साइंस की बुक्स में पढ़ते होंगे। एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है ये। बारिश हो रही है जिसमें बहुत ज्यादा लेवल ऑफ एसिडिटी है। अब इसमें लेकिन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एसिड रेन में, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको पढ़ के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पड़ेगा कि एसिड रेन कौन कौन से कंपोनेंट से बनी हुई होती है। ऑफ कोर्स ये डैमेज करते हैं इन्वायरमेंट को, और ये नेचुरली भी होती है और ह्यूमन एक्टिविटी के दौर पे भी होती है, एंथ्रोपोजेनिक भी होती है। दो चीजें होती हैं, या तो कोई एक्टिविटी नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो। अब एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। जो नेक्स्ट टर्म अपना यही है, कोई भी चीज जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ओरिजिनेटेड हो या इन्फ्लुएंस हो। अब यहाँ पे ही बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एंथ्रोपोजेनिक कैन बी दैट थिंग ओनली विच कैन बी ओरिजिनेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, बट इट्स नॉट दैट केस। कोई भी चीज अगर इवन द when a thing is even influenced by the human activity, it can be considered as anthropogenic, right? नेक्स्ट टर्म पे हम मूव करते हैं अपेक्स प्रेडेटर। अपेक्स प्रेडेटर वो प्रेडेटर होता है जो किसी भी स्पीसीज के लिए प्रेडेटर नहीं होता, यानी वो टॉप प्रेडेटर है, उसका शिकार कोई नहीं कर सकता। ठीक है, वो होता है आपका अपेक्स प्रेडेटर, जिसका शिकार कोई और नहीं कर सकता, वो सबका शिकार करता है, टॉप का शिकारी जो होता है। एटमॉस्फेयर सब पता है अपने को, एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ होता है एक प्रोड्यूसर। किसी भी इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर जो होता है, जो एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जो खुद का खाना खुद बनाता है, लाइट वाटर केमिकल से एज ए यूज, इनको एज ए सोर्स यूज करके खुद का खाना खुद बनाता है, वो होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब जो खुद से बना रहा है, ठीक है, किसी और के खाने पे डिपेंड होने की उसको नीड नहीं हो रही है। बिहेवियरल इकोलॉजी, इकोलॉजी का एक ब्रांच है, इकोलॉजी की एक पार्ट है जिसमें एनिमल के बिहेवियर को समझा जाता है, और उस एनिमल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला जो इकोलॉजिकल प्रेशर है उसको भी समझा जाता है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। वी ऑल नो अबाउट व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल। इट इज जनरली यूज्ड इन रेफरेंस टू वेस्ट प्रोडक्ट्स जो ब्रोकन डाउन किए जा सकते हैं। कोई भी चीज जो ब्रोकन डाउन की जा सकती है बाय नेचुरल प्रोसेसेस, इट्स कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होती है। देखिए, कोई भी चीज आजकल इजीली ब्रोक डाउन होती है, बहुत सारे केमिकल आ गए, बहुत सारे मेथड्स आ गए। तो एक तो होता है आर्टिफिशियली एंथ्रोपोजिकली आप किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। जो बायोलॉजी के द्वारा ब्रेक डाउन हो रहा है, नेचर के द्वारा कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है, तो ही वो बायोडिग्रेडेबल आएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमको पता है क्या होता है। अब यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है। यूपीएससी इतनी बड़ी मास्टर है कि वो बायोडाइवर्सिटी टर्म दे देगी और 4 ऑप्शन दे देगी, और चारों ऑप्शन में आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा, इतने सिमिलर लगेंगे। तो इसलिए डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ो। बायोडाइवर्सिटी होती है किसी भी इकोलॉजिकल लाइफ में विथ इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया
क्या वैरायटी है किसी भी इकोलॉजिकल लाइफ की? कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई भी रीजन है अगर, तो उसमें जो इकोलॉजिकल लाइफ है, जो इकोलॉजी, वो कितनी वैरायटी से चल रही है, ठीक है? इनकम्पासिंग वैरायटी बिटवीन एंड विद इन स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर भी और स्पीसीज के बीच में भी। मान लो एक रीजन है, उसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं, और एक रीजन है जिसमें एक स्पीसीज में ही अपने आप में बहुत सारी स्पीसीज है, सब स्पीसीज हैं। तो दोनों यहाँ पे कहलाएंगी बायोडाइवर्सिटी रिच, ठीक है? बिटवीन एंड विद इन स्पीसीज यहाँ पे चलेगा। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी क्या होती है? बायोज्योग्राफी होती है द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली प्लांट्स और एनिमल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बायोज्योग्राफी होती है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन वन लोकेशन। अब समझ आया आपको? अगर मैं बायोडाइवर्सिटी, अगर आपने ये पढ़ा नहीं है कभी, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, दोनों को अगर मैं दोनों की डेफिनेशन इंटरचेंज कर दूं ना, आई एम डैम श्योर 60% बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे कि ये एक्सचेंज है। वो बोलेंगे हाँ यही होती है। आप खुद से ट्राई कर लीजिए। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है कि एक लोकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन, भले ही वो बहुत सारी वैरायटी ना हो उनकी। अगर वैरायटी है तो बायोडाइवर्सिटी हो गई, नहीं है तो सिंपल बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, ठीक है? बायोमास, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी हैबिटाट में, कोई भी हैबिटाट में एक ऑर्गेनिज्म की कितनी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ एन गिवन ऑर्गेनिज्म विद इन ए हैबिटाट। और क्वांटिटी एक्सप्रेस कैसे की जाती है? वेट से या वॉल्यूम से? वेट से या वॉल्यूम से? समझ आया? बायोमास जनरली एक टाइप का फ्यूल भी होता है जो ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जिसका यूज इस्तेमाल जो होता है जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, मेनली जो अपना है वो ये है इन्वायरमेंट के हिसाब से। समझ आया? तो वो चीज है। अब बायोमास, बायोलॉजिकल कम्युनिटी और बायोडाइवर्सिटी, इन तीनों की डेफिनेशंस में इंटरचेंज कर दूं तो भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि 60% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप खुद अगर चेक कर लेते, अगर ये पढ़ने से पहले या अपने दोस्तों में किसी को पूछ लेना कि इन तीनों में, ये तीनों की डेफिनेशन मैच करो, एक तरफ बायोडाइवर्सिटी लिख दो, एक तरफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, एक तरफ बायोमास, और ये तीनों डेफिनेशन इंटरचेंज कर दो, उनको मैच करने के लिए बोलो। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन अभी भी गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं, बेसिक से ही गलत हो रहे हैं। समझ आया? इसलिए मैंने ये आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत शंकर आईएएस पढ़ ली, बहुत सारी पीडीएफ्स पढ़ ली, नोट्स पढ़ पढ़ के हम पागल हो गए, लेकिन बेसिक से ही हम पीछे छूटते जा रहे हैं। बायोम, बायोम क्या होता है? अर्थ का वो एरिया जो कि क्लासिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ विद इन इट। मतलब एक अर्थ का वो एरिया जिसमें अगर प्लांट और एनिमल लाइफ की स्पीसीज हो तो उसको बायोम में आप ठहरा सकते हो कि एक तरह का बायोम है, ठीक है? बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर तो आपको पता ही है, अर्थ की वो लेयर। अब समझ आया आपको? एक तो होता है आपका बायो, जो होता है अर्थ का वो एरिया। बायोस्फीयर क्या होता है? अर्थ की वो लेयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, कर सकती है। सिचुएटेड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, which can be even called as the sum of all ecosystems on the planet। बायोस्फीयर क्या हो सकता है? द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स ऑन द प्लेनेट। समझ आया? बोटनी, बोटनी तो आप सबको पता है, प्लांट लाइफ की जो स्टडी होती है बोटनी होती है। कार्निवर क्या होता है? कार्निवर होते हैं जो मीट खाते हैं, नॉन वेज जो खाते हैं वो कार्निवर होता है, ठीक है? कैटास्ट्रोफिज्म एक तरह की थ्योरी होती है जो ये कहती है कि अर्थ का जो क्रस्ट था उसमें चेंजेस हुए थे, कुछ ड्रामेटिक और अनयूजुअल, अचानक से कुछ ऐसा हुआ तब अर्थ के क्रस्ट में चेंजेस आया। ये कहती है थ्योरी कैटास्ट्रोफिज्म वाली कि एकदम से बहुत चेंजेस आए। कुछ थ्योरी वाले कहते हैं, कुछ जिनकी थ्योरी अलग है वो ये कहते हैं कि नहीं, अर्थ के क्रस्ट में चेंज आए थे, ग्रेजुअल चेंज आया था, धीरे धीरे, ऐसे ड्रामेटिक चेंज नहीं आए थे। तो ये कैटास्ट्रोफिज्म जो थ्योरी वाले हैं उनके खिलाफ होते हैं ग्रेजुअल थ्योरी वाले, ठीक है? सेल्स अपने को पता ही है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो इसमें तो कुछ अपने को पढ़ने की ऐसी नीड नहीं है। चलिए, सिटीजन साइंस। सिटीजन साइंस क्या होती है?
साइंटिफिक रिसर्च जो की जाती है, ठीक है, जनरली सिटीजन साइंस होती है, और यूपीएससी में ऐसा कुछ पूछा जाता भी नहीं जनरली। क्लाइमेट चेंज अपने को पता है क्या होता है। क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। क्लाइमैक्स होती है कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम जो कि एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच चुका है, इस उस स्टेबल पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पे पॉपुलेशन अब स्टेडी ही रहेगी, ना तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी ना बहुत ज्यादा घटेगी। द पॉपुलेशन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड exponentially and the population cannot be decreased exponentially. The population has reached a stable point of stability where the population will remain steady. Fine. It is known as climax of an biological community. Fine. ये एंड रिजल्ट होता है, कोई भी सक्सेशन होता है। आप इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई एरिया है, उस खाली बंजर जमीन है, उस पर धीरे धीरे पहले जो है वो बंजर जमीन है तो पौधे आएंगे, वो घास वगैरह आएगी, फिर उस पे दूसरी स्पीसीज आएगी, फिर पौधे, फिर पेड़, ऐसे बड़ी बड़ी स्पीसीज आएंगी। तो एंड में जो स्पीसीज आती है सक्सेशन में, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। ठीक है। क्लाइमेक्स स्पीसीज क्या, सेम चीज है, प्लांट स्पीसीज जो कि बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है, जब तक एनवायरमेंट स्टेबल है वो भी स्टेबल है। क्लच साइज क्या होती है? क्लच साइज होती है जब भी कोई भी बर्ड या कोई भी अगर एग देने वाला जानवर है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है जो एग देता है, वो एक बर्थ में कितने नंबर ऑफ एग्स ले कर रहा है, वो होती है क्लच साइज। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होती है? कैसे स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो होती है कम्युनिटी इकोलॉजी। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आइडिया ये है कि मल्टीपल स्पीसीज जो होती हैं, द आइडिया दैट मल्टीपल स्पीसीज रिलायंट ऑन एग्जैक्टली द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। देखो, एक जगह है, कोई भी रीजन है, उस पे दो तीन स्पीसीज हैं, शेर, चीता, भालू, हिरण, बहुत सारी स्पीसीज हैं, और वो एक ही रिसोर्स पे अगर रिलायंट है, अगर उनको एक ही चीज है, उनका भोजन बन रही है, मान लो शेर भी है, चीता भी है, भेड़िया भी है, जैगवार भी है, और भी प्रेडेटर्स हैं, और खाने के लिए क्या, सिर्फ डियर, हिरण। तो अगर वो एक ही रिसोर्स पे रिलायंट हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो उनमें से एक पॉपुलेशन बढ़ेगी या एक पॉपुलेशन घटेगी। हमेशा कोई एडवांटेज में होगा या कोई डिसएडवांटेज में होगा, साथ में नहीं चल सकते। ये कम्युनिटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। कॉनिफेरस क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है, वो ट्रीज होते हैं, trees with seed cones which mostly do not shed their leaves during winter, जो शेड नहीं करते अपनी पत्तियों को, कॉन्फेरस ट्रीज होते हैं। कंजर्वेशन तो बहुत सिंपल एक आपका कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको लोग को पता ही होगा। ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है? एक स्पीसीज होती है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाती है अपने न्यूट्रिएंट के लिए। अभी अपन ने ऑटोट्रॉफ पढ़ा, वो होते हैं प्रोड्यूसर। ये होते हैं कंज्यूमर, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। ठीक है। दिस टर्म कैन अप्लाई टू एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट एट द वेरी बॉटम ऑफ फूड चेन। कोई भी अगर फूड चेन है तो उसके बॉटम पे प्रोड्यूसर होते हैं हमेशा। ठीक है। और टॉप पे होते हैं आपके कंज्यूमर। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बॉटम पे नहीं है, बॉटम से ऊपर ही है, उस पे आप कंज्यूमर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सबसे नीचे वाले मुझे प्रोड्यूसर होते हैं, उसके ऊपर हमेशा कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, पढ़ा होगा आपने। डिसीडियस ट्रीज कौन से होते हैं? डिसीडियस ट्रीज होते हैं जो कि अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं। डिकम्पोजर आपको पता ही है, जो बैक्टीरिया और फंगी पे प्राइमरली, मतलब बैक्टीरिया फंगी जो प्राइमरली होते हैं डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं। डिफोरेस्टेशन यू नो वेरी वेल। डेट्रीवोरस भी आपको पता ही है, जो वेस्ट मैटर पे फीड करते हैं, जो वेस्ट मैटर को अपना भोजन बनाते हैं, दैट इज नोन एज डेट्रीवोरस। डायटम क्या होता है? एक एल्गी का एक लार्ज ग्रुप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टेबलाइजिंग द इकोसिस्टम एंड फैसिलिटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स अपना जीवन जीती है। मतलब बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स का अपने आप में सपोर्ट सिस्टम होता है। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मैंने बताया, किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में किसी स्पीसीज की वैरायटी कहती है। बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है। डीएनए, डीएनए आप सबको पता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, दोनों में फर्क पता होना चाहिए।
इकोलॉजी होती है किसी भी रीजन में वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशनशिप अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा है। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशनशिप उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, वो होती है इकोलॉजी। ठीक है। दूसरा होता है इकोसिस्टम, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक रीजन है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, वो तो हो गया इकोलॉजी, उसकी स्टडी। लॉजी बायोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या है, ये स्टडी है। तो इकोसिस्टम की स्टडी करना इकोलॉजी है। और इकोसिस्टम क्या है, जहां पे कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जैसे इन्वायरमेंट पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, लोगों को समझ नहीं आता कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए व्यास आईएएस का संपूर्ण बैच चल रहा है अभी। संपूर्ण बैच में हम 100 थीम्स के जरिए आपको प्रिपेयर करवाना चाहते हैं। 100 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 थीम्स मतलब प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, जो कि हम 50 घंटे के अंदर अंदर पूरी आपकी थीम ये तैयार करवा देंगे। ये बैच लिया जा रहा है रईस सर के द्वारा, काफी एक्सपीरियंस्ड है वो। उनकी डेमो वीडियो व्यास एस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट आप रेफर कर सकते हैं बाकी कोर्सेज के लिए। ठीक है, vyas.in। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है, कोई भी ह्यूमन जो इकोसिस्टम से बेनिफिट रिसीव कर रहा है, कोई भी अगर लिविंग बीइंग है वो अगर अपनी इकोसिस्टम से जो बेनिफिट्स रिसीव कर रहा है, तो उसको अपन कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड आपको आपको पता है कि एक ऐसी स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन इतनी छोटी है कि वो पूरी तरीके से डाई आउट भी हो सकता है, उस रिस्क में है। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, कैसे डिसीज बढ़ती हैं, कैसे बीमारियां बढ़ती हैं पॉपुलेशन में और वाइडर इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करती है, वो एपिडेमियोलॉजी होती है। एथोलॉजी क्या होती है, एथोलॉजी, अब ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा जनरली, एथोलॉजी वाला ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी बुक्स में मेंशन ही नहीं है। कोई भी एनिमल बिहेवियर का इवेल्युएशन कैसे हो रहा है, जैसे अगर आप किसी जानवर को लार्ज स्केल पे पढ़ो कि जानवर पहले कैसे बिहेव करता था, अब कैसे बिहेव करता था। जैसे पहले कहते हैं कि जो डॉग्स होते थे वो वुल्फ होते थे। ये जो वुल्फ थे यही पालतू बनते गए और ये डॉग्स में तब्दील हो गए। ये जो आज के डॉग्स हैं कभी पहले वोल्फ हुआ करते थे। तो एनिमल बिहेवियर का जो इवेल्युएशन हो रहा है, इवेल्युएशन, वो आपका वो आपका इथोलॉजी होता है। ठीक है। दूसरा जो आपका टर्मिनोलॉजी है वो है इवेल्युएशन। एक सेकंड रुकिए। तो अपन लोग थे इवेल्युएशन पे। ठीक है, इवेल्युएशन अपने को समझ में आ गया था। हाँ जी, इवेल्युएशन अपने को समझ में आ गया था कि जब स्पीसीज जो है चेंज होती है ओवर द टाइम, तो उस प्रोसेस कहते हैं इवेल्यूशन। ठीक है। इथोलॉजी, इवेल्यूशन, दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन होता है जब स्पीसीज टाइम के साथ चेंज होती है, तो इवोल्यूशन होता है। और जो इथोलॉजी है वो होता है जब एनिमल के बिहेवियर में ही इवोल्यूशन हो रहा है। एनिमल के बिहेवियर में जो इवोल्यूशन हो रहा है वो एथोलॉजी होती है, उसकी स्टडी, उस इवोल्यूशन की स्टडी जो होती है वो एथोलॉजी होती है। ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है, जब स्पीसीज अपने आप में चेंज हो रही है ओवर द टाइम, और उसकी स्टडी करना इथोलॉजी हो गई। एक्सटिंक्शन आप सबको पता ही है। एक्सटिर्पेशन क्या होता है, लोकल लेवल पे कोई स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है, लोकल लेवल पे कोई स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं एक्सटिर्पेशन। लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती, लोकल लेवल पे तो एक्सटिंक्ट होगी, कहीं ना कहीं प्लेनेट पे किसी ना किसी एरिया में वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है। तो होता है एक्सटिर्पेशन। फीडबैक लूप क्या होता है, इकोसिस्टम का कोई पार्ट अगर दूसरे पार्ट पे इफेक्ट डाल रहा है तो फीडबैक लूप होता है। एक पार्ट दूसरे पार्ट को इफेक्ट कर रहा है और वो दूसरा पार्ट तीसरे पार्ट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें ये चीज
हो रही होती है, कि तीनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे होते हैं। होता है फीडबैक लूप। ठीक है। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जो जंगली जानवर हैं वो आके बाहर आके डिसीज फैला रहे हैं। ह्यूमंस जैसे आजकल आपने देखा होगा ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी देख रहे होंगे। बदले में ह्यूमंस क्या और गुस्सा हो रहे हैं, उनको और जगह चाहिए, डिसीज बहुत ज्यादा फैल रही हैं, तो उन हॉस्पिटल बनाने के लिए इन सब के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो लकड़ी कहाँ से लाएंगे, फिर वो जंगल से लाएंगे, फिर डिफोरेस्टेशन करेंगे। तो एक फीडबैक लूप ये बन गया, और अब ये पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो गया जिसमें एक दूसरे को ह्यूमंस और एनिमल्स मारे जा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स आपको पता है, फील्ड वर्क क्या होता है? आप जब लेबोरेटरी में एक तो स्टडी कर रहे हो, एक आप फील्ड में जाके स्टडी कर रहे हो, तो फील्ड वर्क होता है। फूड चेन आप सबको पता है, ठीक है, फूड चेन बनी हुई है, एक सीरीज होती है कि इसका शिकार ये करता है, ये फूड चेन क्रिएट हो रही है, सिंपल सी फूड चेन, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। फूड वेब क्या होती है, अब ये ध्यान रखना, ये तो है एक फूड चेन कि टाइगर शिकार कर रहा है डियर का, ये एक फूड चेन है। ऐसी 10 फूड चेन मैं बना दूं, मान लो डियर खाता है ग्रास, ग्रास को, तो आपका ग्रास में स्नेक भी रहता है, स्नेक को कोई और खाता है, ऐसे करके जो भी फूड वेब बन रहा है, जो फूड चेन्स का जो कलेक्शन होता है वो फूड वेब होता है। ठीक है। फॉसिल आप सबको पता है क्या होता है, जो प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म का रिमेन्स होता है वो होता है फॉसिल। फॉसिल फ्यूल, जनरली जो आप फॉसिल से फ्यूल बना रहे हो वो होता है फॉसिल फ्यूल। फ्रैकिंग क्या होती है, ग्राउंड में से जब आप ऑयल और गैस निकालते हो ड्रिल करके, तो फ्रैकिंग होती है। फंगी आप सबको पता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें मशरूम्स इंक्लूडेड होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, और जो फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, तो वो होते हैं फंगी। ठीक है। जीन आपको पता है, हेरिडिटी का सबसे मोस्ट बेसिक यूनिट होता है, डीएनए का पार्ट होता है जीन। जीनोम क्या होता है, इन जीन्स का कलेक्शन। जीनोम क्या होता है, इन जीन्स का कलेक्शन। जियोलॉजी क्या होती है, अर्थ के फिजिकल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को पढ़ना, अर्थ के फिजिकल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को पढ़ना, जियोलॉजी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, सबको पता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में क्रूशियल जो ग्रेजुअल जो इंक्रीज होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग, और इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपको पता होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करके अगर आप उसमें चेंजेस ला देते हो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सबको पता होता है, जिसमें अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है गैसेस को ट्रैप कर लेती है। ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती है वो हीट को ट्रैप कर लेती है, सॉरी। ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोगों ने क्या देखा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है जो हीट को ट्रैप करती है, कैप्चर कर लेती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। और इस इन्हीं गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ग्रीन हाउस गैस सेम वही चीज है। ग्रीन मूवमेंट वही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कहती है कि अर्थ के नेचुरल हैबिटाट्स को बचाओ, क्लाइमेट चेंज रोको, ग्लोबल वार्मिंग रोको। ग्राउंड वाटर आप सबको पता है, हैबिटाट। अब देखो, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, हैबिटाट, इन सब में फर्क पता होना चाहिए, बायो में बायोडाइवर्सिटी, इसलिए मैंने वो आपको पढ़ा रहा हूं मैं। हैबिटाट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रह रहा है वो हैबिटाट होता है। उस ऑर्गेनिजम्स का जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है, जो जो उस ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से एक जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम की स्टडी होती है इकोलॉजी। ठीक है। और इस इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज रह रही हैं, तो अगर वाइड डाइवर्सिटी है तो वो होती है बायोडाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी नहीं है, मान लीजिए सिंपल कलेक्शन है, तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी हो गया। ठीक है। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। होम्योस्टेसिस क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर टेम्परेचर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का जब रेगुलेशन करता है, अपने अंदर टेम्परेचर जब मेंटेन करने की कोशिश करता है बॉडी के अंदर खुद की स्टेबिलिटी के लिए, तो वो होता है होम्योस्टेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक अजम्पशन होता है, और वो एक तरीके से थ्योरी आने से पहले जो एक अजम्पशन ली जाती है वो होता है हाइपोथेसिस, कि मुझे लगा कि ऐसा शायद होता है। ठीक है। कोई चीज मुझे लग रही है तो वो एक हाइपोथेसिस है, अब उसको मैं प्रूव करूंगा।
क्योंकि हाइपोथेसिस एक तरीके से थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कोई भी थ्योरी अगर होती है तो उसका जो भी थ्योरीज बनती है, प्रिंसिपल बनते हैं, उससे पहले कुछ सोचा जाता है, एक आइडिया आता है दिमाग में। जैसे न्यूटन के दिमाग में आया कि ग्रेविटेशन हो सकती है, ये एप्पल इसलिए गिरा क्योंकि कोई ग्रेविटेशन नाम की चीज हो सकती है, तो उसकी हाइपोथेसिस है, उसका आइडिया है, assumption है, उसको प्रूव करने के लिए वो निकलेगा। ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होती है? वही जेनेटिक जो क्वालिटीज पेरेंट्स से बच्चों में आती है, इनहेरिटेंस हो गई। इन्वेजिव स्पीसीज, एक इकोसिस्टम में जब ऐसी स्पीसीज आती है जो वहां की थी नहीं, एक होती है नेटिव स्पीसीज जो वहीं की थी स्पीसीज, एक होती है नॉन नेटिव। जैसे ब्रिटिशर्स लाते थे अपने वहां से इंडिया में, जब वो राज करते थे तो बहुत डैमेज करती है वहां के इकोलॉजिकल बैलेंस को, बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, तो फिर लाते क्यों है? प्रॉफिट के लिए। जैसे टी है, कॉफी है, पोटैटो है, ये सब लाए गए हैं, इन्वेजिव स्पीसीज। बट हर इन्वेजिव स्पीसीज नुकसान नहीं करती है। इन्वेजिव स्पीसीज जो होती है मोस्टली वो नुकसान करती है, हर इन्वेजिव स्पीसीज नुकसान नहीं करती है। बहुत सारी इन्वेजिव स्पीसीज काम आती है डेकोरेशन के लिए भी। ठीक है। बस इतनी सी बात याद रख लो, जो नॉन नेटिव होती है वो इन्वेजिव स्पीसीज हो गई। अब एक चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आपने पढ़ ली, अब आप इनका रिवीजन करिए। ये है अपना पार्ट वन। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट टू आए, पार्ट टू में मैं आपको पूरी की पूरी, अभी तो और टेक्नोलॉजीज है, अभी तो आधी हुई है, और आपको समझनी है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वी वांट पार्ट टू। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उस हिसाब से फिर पार्ट टू बना दूंगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर पार्ट टू में मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आप पार्ट टू चाहते हैं तो। थैंक यू।